अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक रगो पे में खौफ व हरास की लहर गर्दिश करती हुई खौफनाक, हैरतनाक और दिल शिकस्ता कहानी। मुसन्निफ आमिर मुश्ताक। शाम के साए गहरे होते चले जा रहे थे। सर्दी और धुंध ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। हाथ को हाथ सुजाई न देने वाले इस अंधेरे में कोई ज़ीरूह भी नजर नहीं आ रहा था। सर्दी की हिद्दत की वजह से सब जानवर परिंदे अपने अपने आशियानों में दुबके पड़े थे। इस तारीक और वीरान जंगल में चार सू खामोशी का गहरा राज था। यूं गुमान होता था जैसे बरसों से किसी ज़ीरूह ने यहाँ पर कदम ना रखा हो, बल्कि दूर से देखने पर इस खस्ता हाल जंगल का मंजर ऐसे लगता जैसे किसी भूत परेत का मस्कन हो। कॉन्गो के जंगलात के शुमाली वस्त में वाकई गुमनाम जंगल अब वीरान नजर आता था। बेशतर लोगों का मानना था कि जंगल आसिफ ज़दा है और वो इसके मुतालिक तरह तरह की क्यास आराइयाँ करते थे। अब तो उसकी देखभाल भी वहाँ की इंतजामिया ने छोड़ दी थी। शायद तभी इस जंगल की हालत इस कदर शिकस्ता हो चुकी थी। रात के तकरीबन पिछले पहर ये जंगल गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। माँ सिवाय हवा के जर्द पत्तों पर झूमने वाले दरख्तों की शाखों की साएं साएं की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट के 400 मौत का सन्नाटा था। इसी अवस्था में एक नौजवान लड़का जिसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी चलता हुआ आया और आसपास नज़र दौड़ाने लगा। वो मुतलाशी निगाहों से किसी का मुंतज़िर था। अचानक उसकी नज़र बरगद के पेड़ के नीचे एक राख के ढेर पर पड़ी। वहाँ से धुआं उठकर हवा में मौलक हो रहा था। उसके लबों पर तबस्सुम तैर गया। वो जल्दी से कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। आ गए तुम एंड्रयू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। एक गुमनाम करब में डूबी हुई नस्वानी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? इस नौजवान ने कदरे हैरान होते हुए पूछा। सब मालूम है, तुम्हारे खानदान के नाम से मुझे अजीब उन्स है। कैसे भूल सकती हूँ? एक सर्द आवाज गूंजी। तुम रोज मुझे नजर आती हो फिर गायब हो जाती हो। चाहती क्या हो तुम? एंड्रयू ने मुतजस्सिस होकर पूछा। मेरा लियाम के साथ एक गहरा रिश्ता है, तभी तुम्हें बुला रही हूँ अपने पास। एंड्रयू अपने बाप का नाम सुनकर चौंक उठा। तुम मेरे डैडी को कैसे जानती हो और कौन सा रिश्ता है? तुम ऐसी ही बातें करती हो हमेशा और तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर होती हैं। नौजवान ने इस्तेजाब भरे लहजे में पूछा। सब पता चल जाएगा जब मुझसे मिलोगे एंड्रयू। अब बगैर इंतज़ार करवाए आ जाना कि मेरी बेचैनी और अजियत ख़त्म हो जाए और मैं अब्दी सुकून हासिल कर सकूं। पुरस्कार औरत ने कहा। उसके लहजे से थकान और मायूसी जाहिर हो रही थी। तुम मेरे सामने आ जाओ, एंड्रयू ने संजीदगी से कहा। आ जाऊंगी, जल्द तुम्हारे सामने होंगी। फिर वही नुस्वानी आवाज़ गूंजी। तो आना सामने, मैं भी कब से मुंतज़िर हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? एंड्रयू ने चिल्लाकर कहा। वो अभी इसका जवाब सुनने का मुंतज़िर ही था कि उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। लियाम, ऐसा ना करो, तुम्हें मुकद्दस बाइबल का वास्ता है, तुम्हें यसु मसीह की कसम, मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चे पर रहम करो। दूर कर्ब में डूबी हुई कोई वही आत्मस्वानी आवाज गूंजी थी। अपने बाप का नाम सुनकर उस नौजवान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो चंद कदम आगे बढ़ाई था कि उसे एक दरख्त की ओट में सफेद लिबास में मलबूस एक खातून की झलक नजर आई। उसका चेहरा छुपा हुआ था। जलवा अफरोज होने के बाद वो चंद लम्हों में गायब हो गई। अब उसने दरख्त के उकब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां उस औरत की झलक नजर आई थी। अभी वो मजीद चंद कदम आगे बढ़ाई था कि किसी अंधे की कुव्वत ने उसके पांव को आहिनी जंजीरों से जकड़ लिया और उसके लिए एक कदम उठाना दुश्वार हो गया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की पर बेसूद रही। उसने नज़र उठाकर देखा तो वही औरत उसे मुस्कुराते हुए उसकी बेबसी देख रही थी। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था जिस पर मौत की सी जर्दी छाई हुई थी। अजियत, कर्ब और दुख साफ उसके चेहरे की झुर्रियों से आया हो रहा था। मेरे पाँव को इन जंजीरों से छुड़ाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं एक दलदल में धुंसता जा रहा हूँ। एंड्रयू ने बेबसी से कहा। मुझे छुड़ाओ, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं अजियत से दो चार हो रहा हूँ, वो निढाल होते हुए बोला। वो ये सब बोल रहा था कि उसे झंझोड़ कर किसी ने उठा दिया और वो दोहरा होकर हड़बड़ा होकर उठ बैठा। वो पसीने में शराबूर हो चुका था। उसे एक अरसे से मुसलसल यही ख्वाब आ रहा था। वो ख्वाबों में एक ही और दुनिया में पहुंच जाता था। उसके आसाब पर यह ख्वाब
एक गहरा नकूश छोड़ जाते थे। तभी इसकी नींद गारित हो जाती थी। अब वो संजीदगी से अपने इस ख्वाब की ताबीर के मुतालिक सोचने लगा था। एंड्रयू, कब तक इन बेतुके ख्वाबों को जहन पर सवार करते रहोगे? फिलिप ने रहम भरी नजरों से अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, जो पिछले कुछ अरसा से अजीबोगरीब ख्वाब देखता रहता था और इन ख्वाबों का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता था, जिसकी वजह से वो अब बीमार रहने लगा था। उन्होंने माहिर नफ्सियात को चेक करवाया तो उन्होंने भी यही कहा कि अकेलेपन और कुछ जहनी दबाव की वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुका है। इसलिए वो अपने वक्त का एक हिस्सा दोस्तों के साथ सैर व तफरीह में गुजारे, लेकिन एंड्रयू किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा था। वो अकेला ही अपने फ्लैट में पड़ा रहता था और अपने माजी को याद करके उदास रहता था। मैं मुसलसल 1.5 हफ्ते से सो नहीं सका, वो टिकटिकी बांधे दीवार की तरफ घूरते हुए बोला। तुम ज़्यादा सोचते हो, अकेलेपन ने तुम्हें जहनी मरीज बना दिया है, फिलिप ने झिल्लाकर कहा। तुम जो भी समझो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे इस जंगल के वस्त में मौजूद बरगद के दरख्त में अजीब सी कशिश महसूस होती है। मुझे उसका भेद जानना है, एंड्रयू ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब लगता है मुझे। कॉन्गो के जंगलात में शुमाल वस्त में वो जंगल आसिफ ज़दा है। वहाँ सयाहत पर और शिकार खेलने से हुकूमत ने बरसों से पाबंदी लगा रखी है और तुम अच्छे से जानते हो वहाँ पर कई पुरस्कार वाक़यात देखने को मिले हैं। वहाँ कई ऐसे मर्डर भी हुए हैं जिनकी मिस्ट्री आज तक सीक्रेट सर्विस का इदारा भी सुलझा नहीं सका। फिलिप ने एंड्रयू के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, जो कि अपने ही ख्यालों में गुम था। कुछ अरसे से एंड्रयू को अजीबो गरीब ख्वाब आ रहे थे। वो खुद को उस जंगल में भटकता हुआ महसूस करता था। मुसलसल कई रातों से जागने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द हल्के बन चुके थे, लेकिन वो मनहूस ख्वाब इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसका फिलिप के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसे यही मालूम था कि उसके डैडी एक बार शिकार खेलने जंगल में गए थे तो जंगल में खुद किसी जानवर का शिकार हो गए थे और उनकी लाश भी इन तक पहुंच ना पाई थी। उसकी मम्मी ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ अरसे बाद इसकी छोटी बहन एलिना को भी एक मोजी मर्ज लाहक हुआ और कुछ दिनों में वो भी इस दुनिया को खैरबाद कह गई। इसके बाद एंड्रयू के लिए ज़िंदगी एक कड़ा इम्तिहान बनकर रह गई। जिंदगी की डगर पर वापस चलना उसके लिए किसी आजमाइश से कम ना था। अपने मम्मी डैडी और एलिना के जाने के बाद उसे याद नहीं था कि वो कब खिलखिलाकर हंसा था। वहाँ कभी कभार ज़ेरे लब वो अपनी छोटी सी फैमिली को याद करके मुस्कुरा देता तो उसकी आंखें नम हो जाती थीं। उसकी ख्वाहिशात, उसकी तरजीहात सब अपनी फैमिली के जाने के बाद कब्रबोस हो गई थी। उनके जाने के बाद अब उसका वाहिद सहारा उसका दोस्त था, जो अक्सर उसके फ्लैट में उससे मिलने आ जाता था तो वो कुछ गुफ्तगू करके दिल बहला लिया करता था। वरना एंड्रयू यूनिवर्सिटी से आकर पार्ट टाइम एक कैफेटेरिया में जॉब करता था और उसके बाद सारा दिन अकेला ही अपने फ्लैट में रहता और ख्याली दुनिया में खोया रहता और अपने माजी के हसीन दिनों को याद करके कोड़ता रहता। उसे वो दिन बहुत याद आते थे जब वो अपने डैडी का हाथ पकड़कर सैर को जाता था, जब एलिना के साथ सारा दिन खेला करता था और जब अपनी मम्मी को अपने सारे दिन की दास्तान सुनाया करता था। मैंने ये किया, मैंने वो किया, यहाँ गया, वहाँ गया। अब उनके जाने के बाद वो मुकम्मल खामोश होकर रह गया था। वो बदस्तूर दीवार को टिकटिकी बांधे घूरे जा रहा था। उसकी आंखों से वीरानी और चेहरे पर परेशानी का अक्स साफ नुमाया किया जा सकता था। उसकी ये हालत देखकर फिलिप का दिल बैठा जा रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसके इतने करीबी और भाइयों से बढ़कर दोस्त की क्या हालत हो गई है। अच्छा भला हंसता खेलता वो अब किस दुनिया में जा पहुंचा है। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि उसे दोबारा फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए जो उसकी जहनी हालत को बखूबी समझ सके और वो इस फेज से निकल आए। कि सोच में गुम हो एंड्रयू? फिलिप ने पूछा। हाँ, कहीं नहीं। क्यों? उसने चौंकते हुए कहा। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम अपने मम्मी डैडी के जाने के बाद तन्हाई का शिकार हो गए हो और डिप्रेशन में चले गए हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिलिप ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पागल हो चुका हूँ? एंड्रयू ने सर्द लहजे में कहा। ऐसा कब कहा मैंने? बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे कहने पर प्रोफेसर जेम्स से मिलो। वो माहिर नफ्सियात हैं, तुम्हारी जहनी हालत को समझ जाएंगे। वो कुछ अदवियात देंगे और देखना कि तुम बेहतर हो जाओगे, फिलिप ने खुशगवार लहजे में कहा। इससे पहले हम कितने डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात से रुजू कर चुके हैं, सबने यही जवाब दिया जो बातें तुम दोहरा रहे हो। मुझे किसी से नहीं मिलना, एंड्रयू ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? फिलिप बेजारियत से बोला। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, एंड्रयू ने मुंह बनाते हुए कहा।
तुम यही चाहते हो ना कि हम हकीकत में तुम्हारे ख्वाबों में नजर आने वाली जगह पर जाएं और इस औरत के बारे में जानें जो तुम्हें पुकारती है, फिलिप ने कहा। एंड्रयू ने हमकारी भरते हुए सर को जुम्बिश दी। सोच लो, हमें किसी नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है, फिलिप ने खदशा जाहिर करते हुए कहा। जो मेरी रातों की नींद गारत हो चुकी है, इससे बड़ा खसारा क्या हो सकता है। मैं जब तक इस औरत के बारे में नहीं जान लेता जो मुझे अपने पास बुलाना चाहती है, जो मेरे बाप का नाम बार बार लेती है, उसके पीछे छुपा राज नहीं जान लेता, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी को वाकई हमारी मदद की जरूरत हो। लॉर्ड जेसस हमसे कोई नेक काम कराना चाहता हो, एंड्रयू ने लाइटर से सिगरेट सुलगाते हुए कहा। वो मुसलसल कई घंटों से सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। पास टेबल पर मौजूद ट्रे सिगरेट की राख से भर चुकी थी। कमरे में धुआं ही धुआं हो रहा था। महज तुम्हारी खामख्याली है, फिलिप ने बड़बड़ाते हुए कहा तो एंड्रयू से घूर कर रह गया। ठीक है, हम चलेंगे। बचपन से अब तक हम अच्छे बुरे वक्त में एक साथ रहे हैं और अब भी मैं दोस्ती निभाऊंगा। मैं हर महाज पर तुम्हारे साथ हूँ एंड्रयू। फिलिप ने एंड्रयू की नाराजगी देखते हुए हामी भरी तो एंड्रयू हल्का सा मुस्कुराया और तशक्कुर भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए उसके शाने पर हाथ रख दिया। एंड्रयू और फिलिप ने जनूबी मशरिक के वस्ती इलाके की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कॉन्गो के जंगलात के बीचों बीच बनी हुई सड़क पर उनकी गाड़ी फराटे भरती हुई रात की तारीकी में आगे बढ़ती चली जा रही थी। उनका रुख उसी जंगल की तरफ था। उन्होंने दिन की बजाय रात में सफ़र करने को तरजीह दी थी ताकि सिक्योरिटी इतनी सख्त ना हो और वो बआसानी अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच सकें और एंड्रयू को नज़र आने वाले ख्वाबों का हकीकत से कितना गहरा ताल्लुक है ये जान सकें। फिलिप के पास एक कार थी जो उसने यूज़ में ख़रीदी थी। उसी पर उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान लिया और रखते सफ़र बांधा। अभी वो इस जंगल में कुछ किलोमीटर दूर बढ़े थे कि आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर वाज़ेह अल्फाज में एक तहरीर आवेज़ा थी। आगे ख़तरा है, अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। फिलिप ने कार एक जगह पर रोकी। अब उनका इरादा पैदल चलने का था क्योंकि वहाँ की खुरदरी ज़मीन की साख्त के लिहाज से गाड़ी पर सफ़र करना महाल था। इसके अलावा उन्हें पकड़े जाने का भी अंदेशा था। उन्होंने माहौल का अच्छे से तायराना जायज़ा लिया और किसी खतरे का अंदेशा ना पाकर आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उनके हर गुजरते कदम से उनके दिल में खौफ बैठता जा रहा था। फिलिप की हालत कुछ ख़राब हो रही थी क्योंकि जिस छोटे से जंगल में उनका रुख था वो भूत प्रेत और आसेब के मस्कन के नाम से मशहूर था और कुछ लोगों का कहना भी था कि वहाँ आदमखोर जंगलात का झुंड है जो एक बार वहाँ पहुँचता है उन्हीं दरख्तों का लुक़्मा अजल बन जाता है। उन्होंने लॉर्ड जीसस का नाम लिया और अपने दिलो दिमाग से तमाम मनफी ख्यालात को झटक कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर उन्हें वो सिक्योरिटी गार्ड नजर आए जो ताश खेल रहे थे। फिलिप और एंड्रयू इन्हें देखते ही चौकन्ना हो गए और बगौर उनकी हरकतों सकनात देखने लगे। उनके पास शराब की एक आधी बोतल भी पड़ी थी। ये देखकर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त नशे की हालत में हैं और ताश खेलने में मसरूफ़ हैं, इसलिए उन्होंने खामोशी से आगे बढ़ जाने को तरजीह दी। कौन है? कदमों की चाप की आवाज़ सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड ने नशे से चूर लड़खड़ाती ज़बान में पूछा तो एंड्रयू और फिलिप जल्दी से करीबी एक दीवार की ओट में छुप गए। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने आसपास नज़र दौड़ाई और किसी को अपने करीब ना पाकर वो दोबारा शराब का एक घोंट लिया और दुनिया माफिया से बेखबर ताश खेलने में मुनहमिक हो गए। उन्होंने एहतियात के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद अब वो इस जंगल की हदूद में दाखिल हो चुके थे। जंगल इतना बड़ा नहीं था लेकिन उसकी हालत बहुत खस्ता थी। यहाँ पर उन्हें जानवरों का इतना ख़तरा नहीं था। इस वीरान इलाके में किसी जानदार के लिए ज़िंदगी का सफ़र जारी रखना बज़ाहिर मुमकिन ना था। अभी वो कुछ देर चले थे कि तेज़ हवाएं चलने लगीं, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और एक तूफ़ान का रूप धार लिया। तूफ़ान की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि उन्हें लगा कि शायद ये तूफ़ान इन्हें उड़ाकर ले जाएगा, इसलिए इन दोनों ने मजबूती से एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। कुछ देर बाद तूफ़ान का जोर कम हुआ तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी में एंड्रयू की रहनुमाई में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तुम्हें वहाँ नीली रोशनी दिखाई दे रही है? फिलिप ने ठौका मारते हुए एंड्रयू से पूछा, जो कि बड़े इन्माक से आगे बढ़ता जा रहा था। हाँ, छोटा सा रोशनी का हाला दिखाई तो दे रहा है, एंड्रयू ने बगौर जायजा लेते हुए कहा। क्या यही तुम्हारी मतलूबा जगह है? फिलिप ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं, उससे पिछली साइड पर वो बरगद का दरख्त है जिसके पीछे मुझे नस्वानी आवाज़ सुनाई देती है, एंड्रयू ने कहा। मम आगे बढ़ना चाहिए हमें, फिलिप ने हमकारी भरते हुए कहा। कुछ देर चलने के बाद
اینڈریو کی سماعت سے وہی کربناک میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی جسے وہ کچھ عرصے سے خوابوں میں سنتا آیا تھا۔ اب اسے کامل یقین ہو گیا کہ اس کے خواب جھوٹے نہیں ہیں، نہ ہی اس کی خیام خیالی ہے، بلکہ ان خوابوں نے حقیقت سے گہرا تعلق تھا۔ فلپ تمہیں کچھ سنائی دیا؟ اینڈریو نے تیز لہجے میں پوچھا، لیکن فلپ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ اینڈریو نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن وہ کہیں بھی نہ تھا۔ بے ساختہ اس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے اور آس پاس دیکھنے لگا۔ فلپ کہاں ہو؟ کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ بغیر بتائے کہاں چلے گئے ہو تم؟ اینڈریو مسلسل آوازیں لگا رہا تھا۔ وہ اس کو مختلف جگہوں سے ڈھونڈتا جا رہا تھا، لیکن فلپ ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ کافی دیر تک اسے ڈھونڈتا رہا۔ اسے خدشہ ہونے لگا کہ ایسے تو وہ صبح تک فلپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گا اور ان کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اسے بار بار فلپ پر غصہ بھی آ رہا تھا جو بغیر بتائے اچانک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب اس نے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا اور بدستور اونچی آواز میں فلپ کو آوازیں لگائے جا رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر وہ تھک ہار کر کچھ دیر سانس درست کرنے کے لیے رک گیا۔ وہ اب اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اوپر کچھ بوندیں گر رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ لگا کر بوندوں کو محسوس کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے اوپر گرنے والی بوندیں خون کی تھیں۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کے دوست فلپ کی گردن سے کٹی ہوئی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی اور اس کا رنگ فک ہو کر رہ گیا۔ ابھی وہ ٹھیک سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ اینڈریو آ گئے تم؟ نسوانی آواز گونجی۔ کون ہو تم؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ میرا نام کیتھرین ہے۔ دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اینڈریو نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ بدلہ چاہتی ہوں، سرد لہجے میں نسوانی آواز آئی۔ کیسا بدلہ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اینڈریو نے چلا کر کہا۔ وہ ان خوابوں سے پہلے بیزار تھا۔ اب فلپ کی لاش اور کیتھرین نامی بدرو کی آواز سن کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا اور خوف کی بجائے اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی ضد کے چکر میں اپنی جان سے پیارے اور بچپن کے دوست کی جان داؤ پر لگا دی۔ بتاتی ہوں، کیتھرین نے کہا اور کچھ دیر توقف کے بعد بولی۔ تمہارے باپ لیام کا تعلق کیتھولک مذہب کے ایک خاندان ڈویسٹر سے تھا۔ وہ ایک مشہور بزنس مین اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کے پاس پیسے کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا شوق شکار کھیلنا تھا۔ اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف ملکوں اور ریاستوں تک جاتا رہتا تھا اور جنگلات میں مہم جوئی کرنے کے ساتھ شکار کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ اپنی کاروباری مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ اکثر دور دراز شکار کھیلنے چلا جایا کرتا تھا اور کافی دن تک وہاں پر رکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ شکار کھیلتے ہوئے اسی جنگل میں آیا۔ اس کا قیام یہیں پر تھا۔ حسب ضرورت وہ جنگل سے باہر نکلا۔ جنگل کے قریب ترین قصبے میں جس سے اس کا گزر ہوا وہاں میری رہائش تھی۔ میں اپنی ممی ڈیڈی کی اکلوتی اولاد تھی اور قصبے میں ہی ایک کیفیٹیریا میں جاب کیا کر کے زندگی کی گاڑی کو چلا رہی تھی۔ میرا باپ بیمار تھا، اس لیے میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ لیام مجھے کیفیٹیریا میں دیکھتے ہی دل و جان سے مجھ پر فدا ہو گیا۔ اس نے میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ اس قدر امیر شخص کو داماد بنانا میری ممی ڈیڈی کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ انہوں نے جلد میری سادگی کے ساتھ شادی کر دی اور لیام کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ ہمارے دن رات حسین، خوبصورت اور محبت سے بھرپور گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لیام کا دل مجھ سے بھرنے لگا اور وہ اکثر مجھ سے بیزار رہنے لگا۔ جنگل سے جب وہ اپنے شہر واپس لوٹنے لگا تو اس نے مجھے ایک معقول رقم دی اور کہا کہ واپس اپنے ممی ڈیڈی کے پاس چلی جاؤں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، رحم کی بھیک تک مانگی، مگر اسے کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میں امید سے تھی۔ میں نے اپنے ہونے والے بچے کا واسطہ دیا کہ وہ مجھے نہ چھوڑے، اپنے ساتھ رکھ لے، چاہے مجھے جس حال میں بھی رکھے۔ لیکن اس شفاق شخص پر رتی برابر اثر نہ ہوا اور اس نے یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والی معمولی حیثیت کی لڑکی کو اپنی بیوی کے برابر جگہ نہیں دے سکتا۔
اس کا تعلق ایک مشہور ڈویسٹر خاندان سے ہے۔ میرے خاندان کو میرے اس کارنامے کا پتہ چلا تو میری عزت خراب ہو جائے گی۔ آخر میں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دھمکی دی کہ میں تمہاری پہلی بیوی کو تمہاری ان عیاشیوں کا بتا دوں گی۔ یہ سن کر وہ طیش میں آ گیا، مجھے مارا پیٹا اور اپنے ہونے والے بچے کی قطن پرواہ کیے بغیر بنا سفاکیت کی حدود عبور کر ڈالی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے دردناک موت مار دیا۔ میری آہیں، سسکیاں، چیخیں سننے والا اس جنگل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے اسی برگد کے درخت کے نیچے دفن کر دیا جہاں پر تم اس وقت موجود ہو۔ تمہارے ساتھ یقیناً غلط ہوا ہے، مجھے ہمدردی ہے تمہارے ساتھ، پر میرے ماں باپ کا تو برسوں پہلے انتقال ہو چکا۔ بدلہ لینا تھا تو ان سے لیتی، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم مجھے چھوڑ دو اور جانے دو، اینڈریو نے اس کی کہانی سننے کے بعد کہا۔ نہیں، میرا انتقام تبھی ختم ہوگا جب میں اس کی نسل کو بھی ختم کر دوں گی۔ میں تمہارے ماں باپ، بہن کو، سب کو مار ڈالا، اب تمہاری باری ہے اینڈریو، کیتھرین نے شفقانہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر اینڈریو کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا تم نے یہ سب کیا؟ تم نے میری زندگی اندھیر کر دی، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اینڈریو نے غصے سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ اس کے مد مقابل کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ ایک روح کھڑی ہے جس کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ کیتھرین کی روح نے ہاتھ سے درخت کی طرف اشارہ کیا تو اس درخت کی ٹہنیاں آدم خور درخت کی مانند اس کی طرف بڑھیں اور اس کے جسم کے گرد لپٹ گئیں اور اسے زور سے بھینچ لیا، اور اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی تمام تر مزاحمتیں بے سود رہیں۔ ان ٹہنیوں کی جکڑ بہت زوردار تھی، وہ ان کے شکنجے سے محفوظ رہ نہ سکا۔ اس کے جسم سے خون کسی فوارے کی مانند رسنے لگا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں اس کی کٹی ہوئی لاش پڑی تھی جس میں اب زندگی کی رمق باقی نہ رہی تھی۔ کیتھرین نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اب اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف وہاں پر اس کے شہر میں بریکنگ نیوز چلی۔ بریکنگ نیوز، جنگل کے درخت پر 2 جھولتی ہوئی لاشیں پائی گئی ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح پولیس قاتل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ڈویسٹر خاندان سے تعلق رکھنے والے مشہور بزنس مین اور شکاری لیام کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی تھی۔ آج ان کے بیٹے اور خاندان کے اکلوتے وارث اینڈریو کا انجام بھی وہی ہوا ہے۔ ٹی وی پر سنسنی خیز خبریں نشر ہو رہی تھیں۔